मैं आपका पॉडकास्ट सुन रहा था वो अर्पित के साथ में, उन्होंने उसमें वीगनिज्म पे चर्चा की है। एंड देन एट द एंड उन्होंने पहले तो बोला कि वो वीगन थे, फिर वेजिटेरियन बन गए, फिर फाइनली उन्होंने बोला कि अभी भी उनको B12 की कमी हो जाती कभी कभार और सप्लीमेंट ले लेते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप उसको बछड़े को माँ से अलग कर देते हो और अलग ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दूध नहीं मिलेगा, वो सारा पी जाएगा सुबह से शाम तक। पर उस जानवर के अगर एंगल से हम देखें, जो विक्टिम है उसके एंगल से देखें, तो हम उसके लिए राक्षस होंगे बेसिकली। हमने केवल उन्हीं जानवरों पे बहुत ज्यादा क्रूरता करी है जो सबसे मासूम है। बट नहाने लायक बनाने के लिए पानी में 500 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से कम होना चाहिए। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट में होता है, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट जो सीवेज होता है वो सारा जाकर के नदी में ही जा रहा है। 500 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से कम होना चाहिए। यमुना नदी में कितने हैं पता है? 1 बिलियन कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। वेलकम टू चल बात कर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, बस काम ही चल रहा है। और YouTube का भी कल हम करने वाले थे, बट कल फिर मैं वॉल पेंटिंग के इवेंट में चला गया था, तो वॉल्स वगैरह पे हम लोगों ने यही एनिमल्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए पेंटिंग की, और बस अच्छा। यही काम चल रहा है। आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, बस यही पॉडकास्ट वगैरह और म्यूजिक, यही 2 चीजें हमारी जिंदगी में। राइट। एक्जेक्टली। तो यार बताओ यार थोड़े अपने बारे में ऑडियंस को, कि आप क्या, कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो? राइट, मेरा नाम सुरेश व्यास है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। 3 साल पहले मैंने, इसके पहले भी खैर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह का ही काम किया है शुरू से, बट 3 साल पहले अपना मेजर जो प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है वो शुरू किया था। एनिमल क्रुएल्टी और इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस को लेकर के। वो मैंने सोचा कि हिंदी में उसके लिए कंटेंट बहुत कम है और जो है वो बहुत उतना वैल्यूएबल नहीं लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें एक शुरुआत करता हूँ इसको करने की। और बस वहीं से फिर एक के बाद एक लोग जुड़ते गए, लोगों को बहुत पसंद आए वीडियोस और कम्युनिटी उसके अराउंड ग्रो होती गई, एंड नाउ वी आर हियर। तो मोटिवेट किस चीज ने किया? लाइक कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, कोई किताब पढ़ ली, या किसी यूट्यूबर को देख लिया? राइट, वीगन तो मैं ऐसे ही बन गया था, बस यहाँ वहाँ से सुन लिया, थोड़ा सा आचार्य प्रशांत ने बता दिया, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से देख लिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दूसरे यूट्यूबर्स को। तो वीगन बनाने में कोई ऐसा बड़ा प्रेरक तो एक सिंगल था नहीं, लेकिन जब मैं अपने डॉग को घुमा रहा था, शीरो को, फिर मुझे इंदौर में एक गिरीश जी हैं, वो जगह जगह पर चौक से लिख देते हैं वीगन बनो और वीगन्स गूगल करो, वीगन सर्च करो, ये वो। तो मैंने डॉग को घुमाते हुए देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था गूगल करें वीगन, एंड देन आई गूगल इट राइट देन कि मैं गूगल करता हूँ वीगन। और कब की मैंने बात जब है ये? सर्च किया, कब की ये है बात है? 2021 की, जनवरी 2021, 3 ओके। साल पहले। तो मैंने गूगल किया और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सारा कुछ अंग्रेजी में ही था। तभी मैंने सोचा कि यार ये तो एक बहुत बड़ी गैप है पूरे भारत में ही, हिंदी में कोई नहीं बना रहा है, तो मैंने सोचा ये फिर जिम्मा मैं ले लेता हूँ, और बस वहाँ से बनाना शुरू कर दिया कंटेंट। तो मोटिवेशन तो एनिमल्स की ही और एनवायरनमेंट की ही थी, क्योंकि भारत में खासकर अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है इन बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में। तो वही चलता रहा और लोग जुड़ गए, लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, जो लोग जुड़ते गए कि नहीं अच्छा बना रही है, उन्होंने बहुत मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ाया, 3 साल लगवा दिए मेरे यहाँ। तो अच्छा कर रहा है आपका चैनल, मैंने देखा था 20,000 सब्सक्राइबर शायद हो गए हैं उस पर। तो राइट। 3 साल से आप कर रहे हैं यूट्यूब, ये वीगन वाला हाँ जो है? ओके। तो वीगन भी 3 साल से ही हो? हाँ, जब मैं वीगन बना था उसके 3-4 दिन या 10-15 दिन बाद ही मैंने पहले वीडियो पर काम शुरू कर दिया था। वो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जैसे ही मैं वीगन बना उसके तुरंत बाद मुझे वो दिख गया और मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। ओके। तो यार जब सोशल गैदरिंग्स में होते हो, पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, तो कैसे मैनेज करते हो ये सब चीज़ें? लाइक पनीर नहीं खा सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पता नहीं कैसे एनालाइज करते हैं, तो कैसे रहता है, मैनेज कैसे करते हो? यार ये तो है समस्या कि अगर आप आज की तारीख में वीगन बन जाते हो, भारत में स्पेशली, क्योंकि भारत में बहुत ये अजीब हो गया है कि हर चीज में ही दूध है, हर चीज में ही पनीर है, मिठाइयाँ स्पेशली आपको दूध के बिना मिलती ही नहीं है। तो बहुत कुछ स्पेसिफिक मिठाइयाँ ही हैं, सोन पापड़ी हो गई, काजू कतली हो गई, यही बिना दूध के बन जाती है, वो भी कुछ वेरिएशन, बाकी वो बाकियों में भी दूध मलाई डाल देते हैं। तो हाँ, सोशल गैदरिंग्स में और इस सब में दिक्कत तो शादियों में स्पेशली, आप सिलेक्टेड फूड ही खा सकते हो, आपका दोस्त आपके सामने रसमलाई खाते हुए आपसे बात कर रहा है
और आप देख रहे हो उसके मुंह से टपक रही है, उसकी शर्ट पे गिर गई है, पर आप कुछ नहीं, आप अपना खा रहे हो सब्जी पूड़ी या जो भी है। तो हाँ, कन्वीनियंस आपकी चली जाती है, ये बात एकदम सच है। बट उसका जो इम्पैक्ट है दूसरी तरफ आप देखो तो यार, कन्वीनियंस लेकर के तो इस आर्ग्यूमेंट को अगर अपन खींचते रहे तो बहुत सारी चीजें कन्वीनियंट है, पर चूंकि वो सही नहीं है इसलिए हम उसको नहीं करते हैं। तो वैसे ही यदि किसी व्यक्ति को समझ में ही आ जाता है कि दूध का उद्योग खास करके वो ना केवल क्रूर है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है, मांस के उद्योग से ज्यादा, तो फिर व्यक्ति सोचता है यार ठीक है चलो छोड़ा, क्योंकि मेरे छोड़ने का, मेरे थोड़ी देर का टेस्ट उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक पूरा जानवर अपनी जिंदगी भर टॉर्चर हो रहा है और पर्यावरण की जो बर्बादी हो रही है, जंगल कट रहे और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस वगैरह। तो और एक समय के बाद में फिर आदत हो जाती है और बाकी लोग भी आपको फोर्स वगैरह करना बंद कर देते हैं। इनफैक्ट धीरे धीरे करके मेरे कई दोस्त और कई लोगों को मैंने अपने ऑफलाइन सर्कल में भी इन्फ्लुएंस किया है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ धक्का वगैरह दिए। वो अपने आप ही समझते कि यार बात तो ठीक है, वैसे तो कंजम्पशन कम सभी ने कर दिया है, बाकी हाँ सोशल गैदरिंग्स का रहता है। बाकी जब दोस्त को रसमलाई खाते देखते हो तो क्या उसको बोलते हो, मतलब स्पीच देना शुरू कर देते हो कि भाई ये क्या कर रहा है? शुरुआत में कर देता था। शुरुआत में घर वालों से, और जब व्यक्ति नया नया वीगन बनता है ना तो उसको ये लगता है कि यार ये मुझे बहुत एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है और ये तो सभी लोगों को पता चलना चाहिए, पूरा संसार को पता चलना चाहिए कि अरे डेयरी उद्योग में जो जानवर दूध नहीं देते उनको मांस के लिए बेच देते और तुम बीफ का रोना रो रहे हो। अब तो उस चक्कर में व्यक्ति करता है बहुत, शुरुआत में सब जगह एकदम मिलिटेंट वीगन जिसको बोलते हैं वो बन जाता है, पर वो जैसे जैसे व्यक्ति को समझ में आने लगता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो धीरे धीरे चुप हो जाता है और फिर जो सुनना चाहता है उसी को बताता है। मैंने भी यही किया, शुरुआत में बताया सबको, बट देन फिर यूट्यूब पर मेरे को समझ में आया कि यार ऑनलाइन ही है जो है, जो सुनना चाहता है, जिसके पास वीडियो पहुंच रही है, जो देख रहा है उसको समझ में आएगी बात, नहीं तो नहीं। तो थोड़े समय बाद फिर ठंडा पड़ गया मैं ऑफलाइन। हाँ, फिर ऑनलाइन ही आप अच्छा कर रहे हो बहुत, वहाँ पे आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हो। तो यार ये बताओ कि ये वीगन डाइट जो है, खास करके इंडिया की बात करूँगा मैं, क्या हमारी पॉपुलेशन को देखकर आपको लगता है ये सस्टेनेबल है? क्योंकि इतना पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर हम मीट प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ख़त्म कर देंगे तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। तो ये कैसे सस्टेनेबल हो सकता है? लाइक ये है पॉसिबल? राइट, सस्टेनेबिलिटी का बहुत सही आपने प्रश्न उठाया है। सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? या बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट रुकना, मैं अलाउ कर दूंगा जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करेंगे। पढ़ाई तो नहीं कराओगे ना मेरी आज? नहीं नहीं नहीं, बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात को रखूंगा। ओके मैंने तो हाँ, आपने सोचा नहीं तो ये तो पूरा खुल के ही बैठ गया, बोले रुक तेरे को तो ज्ञान ही दे देता हूँ। नहीं, चलिए। हाँ, तो ये जो स्टडी है ये ऑक्सफोर्ड की स्टडी है, फूड प्रैक्टिसेस पे, फूड अपने फार्मिंग सिस्टम पे दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी अब तक की। 40,000 के लगभग फार्म इसने स्टडी किए 119 देशों में। अब इसमें इस स्टडी में इन लोगों ने पाया कि हम जितना भी जमीन का इस्तेमाल करते हैं ना अपने खाने को उगाने के लिए, उसमें से 83% लैंड हम केवल मांस और दूध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 83% लैंड मांस, अंडे, दूध, और केवल 17% लैंड वो सारी क्रॉप्स हैं। मतलब जितना भी आप खा रहे हो, दाल हो गया, टोफू हो गया, रोटी, सब्जी, चावल, ये सब केवल 17% लैंड में आ रहा है। बाकी का मांस, अंडे, दूध वगैरह 83% लैंड। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है चलो, तो 83% लैंड का कुछ रिटर्न भी तो मिल रहा होगा। रिटर्न में उन्होंने पाया कि हमारी ग्लोबल कैलोरी सप्लाई मांस, अंडे, दूध, एनिमल प्रोडक्ट से केवल 18% है, और वो 17% जो थोड़ी सी जगह में हम उगा रहे हैं उससे हमको 82% कैलोरीज मिल रही है। और यहीं पर आपके प्रश्न का उत्तर है कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्लांट की क्रॉप्स होती है, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है। जानवरों के एनिमल प्रोडक्ट्स उगाने में जगह बहुत ज्यादा लगती है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगते हैं, और उससे रिटर्न हमको बहुत ही कम मिलता है। देख रहे हो आप ग्राफ आपकी स्क्रीन पे कि 83% लैंड आप दे रहे हो और आपको 37% प्रोटीन मिल रहा है, और जहां दूसरी तरफ आप 17% पौधे उगा रहे हो और आपको 63% उसमें से प्रोटीन मिल रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। right. हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि डिफरेंस दोनों में बहुत बड़ा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स भी तो प्लांट ही खाते हैं। तो पहले आप प्लांट्स उस एनिमल के लिए उगाते हो, फिर उस प्लांट को, उस एनिमल को खिलाते हो, फिर उस एनिमल को मार के या उसका दूध निकाल के जो भी करके आप खाते हो। तो इस तरीके से एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है प्लांट प्रोडक्ट्स है। आप कैसा भी सिनेरियो इमेजिन कर लो, कितना ही बुरा, उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स खाना
प्लांट प्रोडक्ट्स खाने से बुरा ही होगा इन्वायरमेंट के लिए हमेशा, और प्लांट प्रोडक्ट्स खाना हमेशा अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको कम जमीन लग रही है ना, सीधे सीधे आप 17% जमीन में 80% कैलोरीज कंप्लीट कर रहे हो। अगर वो सिस्टम सभी लोगों के लिए लगाया जाए तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसी स्टडी में आगे बताते हैं। अगर पूरी दुनिया वीगन हो जाती है तो जितनी अभी हम जमीन के लिए खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितना भी टोटल लैंड है उसका आधा, जितना भी टोटल हमारे पास में लैंड है धरती पे, उसका आधा तो खेती में ही यूज होता है। जितनी भी हम जमीन खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 75% हिस्सा खाली हो जाएगा। मतलब अभी हम जितना खेती में जगह लगा रहे हैं उससे 25% जमीन में सबका काम हो जाएगा। अब सोचो कितने सारे जो जंगल कटे हुए हैं वो वापस रिस्टोर किए जा सकते हैं, कितनी सारी वाइल्ड लाइफ जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है उनको बचाया जा सकता है, कितने सारे फॉरेस्ट दोबारा से बन सकते हैं अगर सिर्फ लोग अपनी डाइट बदल ले तो वीगनिज्म अनसस्टेनेबल तो होने से रहा, क्योंकि किसी भी सिनेरियो में ज्यादा जमीन का इस्तेमाल करना बुरा ही होगा कम जमीन के इस्तेमाल करने से, और वीगन डाइट में, प्लांट बेस्ड डाइट में कम जमीन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से वो अनसस्टेनेबल तो नहीं है, हमेशा एनिमल प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा सस्टेनेबल रहेगी। ओके अभी आपने दिखाया था उस ग्राफ के अंदर ग्लोबल प्रोटीन सप्लाई कितना मिल रहा है मीट से 17% कुछ, हाँ 37%। तो अब और बाकी जो रेस्ट हो गया 63% जो भी है वो प्लांट से मिल रहा है हमें। तो क्या दोनों प्रोटीन सेम है, सेम क्वालिटी के हैं? क्योंकि प्रोटीन को लेके बहुत ज्यादा बहस छिड़ी रहती है कि भैया तुम्हारा जो वीगन डाइट का प्रोटीन है उसका जो डाइस स्कोर है, DIAAS स्कोर, वो भैया कम आता है हमेशा। तो इसको एक बार समझाओ यार अच्छे से आप। डाइस स्कोर FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, और इसके लिए मैं ये आपके साथ में शेयर करता हूँ। करूँ ऐड? ये जो एक रिव्यू है डाइटरी प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स इन वेजिटेरियन डाइट्स रिव्यू, इसमें बेसिकली रिव्यू मतलब अभी तक की जितनी भी रिसर्च हुई है उस सबको कंपाइल करके इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अब तक ऐसा ऐसा रिसर्च हुआ है और करेंट साइंटिफिक कंसेंसस ये है। तो इसमें ये इसी चीज की बात करते हैं। पहली तो बात, लोगों के मन में भ्रम रहता है कि पौधों में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, वो एक साफ झूठ है। दुनिया का सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पौधे ही बनाते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो सारे पौधों में होते ही हैं, सारे 20 अमीनो एसिड होते हैं जिसमें से 9 एसेंशियल होते हैं, सभी पौधों में होता है। दिक्कत बस ये है कि कोई अमीनो एसिड थोड़ा सा कम होता है किसी पौधे में, कोई अमीनो एसिड थोड़ा सा कम होता है किसी दूसरे पौधे में। वो उसको ऐसे इस तरीके से बताया जाता है कि प्लांट प्रोटीन इनकम्प्लीट हो गया और एनिमल प्रोटीन कंप्लीट हो गया। ये बात केवल उस व्यक्ति के लिए सच होती जो सुबह से शाम तक केवल चने ही खा रहा है। अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक केवल चावल खाएगा, केवल दाल खाएगा, केवल चने खाएगा, तो उसको हो सकता है एक किसी अमीनो एसिड में कम मात्रा में उसको लग जाए कि यार ये अमीनो एसिड मुझे कम है और ये मेरे कमी रह गई। और एग्जैक्टली यही वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि दिस वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर समवन हु एट ओनली राइस और ओनली बीन्स फॉर सस्टेनेंस एवरी डे। द टर्म्स कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट आर मिसलीडिंग, क्योंकि जब आप एक वैरायटी ऑफ प्रोटीन खाते हो, आपने दाल और चावल को मिक्स कर लिया, और आपने राजमा और चावल को मिक्स कर लिया, आपने रोटी और साथ में टोफू खा लिया, सोयाबीन का जो पनीर बनता है, ये सब चीजें जब आप प्लांट प्रोटीन्स को मिक्स करके खाते हो तो अपने आप ही आपकी अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो जाती है। और नेचुरली आप देखोगे अलग अलग कल्चर्स में, स्पेशली जहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट्स हम ज्यादा खाते हैं, जैसे भारत में अलग अलग डिशेस बनी हुई है कॉम्बिनेशन प्लांट्स के, जो कि पूरी करते हैं अमीनो एसिड की मात्रा। और ऐसे भी, अगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंबाइन करना पड़ता है कि अच्छा राजमा, एक कटोरी राजमा के साथ में 75% कटोरी भर करके दाल खाना है, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है। अगर आप एक वैरायटी ऑफ प्रोटीन फूड्स ले रहे हो तो अपने आप ही आपकी सारी अमीनो एसिड की मात्रा पूरी हो जाती है। उसके बाद में जो डाइस स्कोर की बात है, जो कि डाइजेशन प्लांट प्रोटीन्स का कम होता है, तो डाइस स्कोर पता है कैसे मेजर किया जाता है? आप सुअरों को लेते हो, सुअरों को आप खिलाते हो वो प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स खिलाए और प्लांट प्रोडक्ट्स खिलाए। और प्लांट प्रोडक्ट्स में भी जैसा कि यहाँ पे बता रहे, मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रोटीन स्टडीज कम फ्रॉम रॉ अनट्रीटेड सोर्सेज, यानी आप उनको कच्ची दाल खिलाते हो। आप एक सुअर को कच्ची दाल खिलाते हो, फिर मेजर करते हो कि ये कच्ची दाल इसको कितनी डाइजेस्ट हो गई है, और उसके हिसाब से आप इंसानों को बोल रहे हो कि भाई ये जो है तुम इतना खाओ, तुम्हारे को इतना ये पच जाएगा। आप खुद सोच के देखो, सुअर को आप कच्ची दाल खिला रहे हो और इंसान को पकी हुई दाल पे क्या वो सजेशन अप्लाई हो सकता है? राइट? सुनने में बिल्कुल नहीं। अब फिर ये अगर नहीं हो सकता तो बनाया ही क्यों ऐसा? बेवकूफ तो है नहीं साइंटिस्ट।
एक्चुअली डायस स्कोर जो है वो बहुत गरीब देश और जहां पर की फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है वैसी जगहों के लिए कि आप उनको ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, उनके पास में वैरायटी ऑफ फूड्स खाने के ऑप्शन नहीं है, तो आप उनको क्या दोगे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट कम से कम प्रोडक्ट्स में पूरी हो जाए। मीट एग्स वगैरह उनके लिए बेहतर है क्योंकि उनको कम फूड इनसिक्योरिटी, यार आपके उनके पास में वैरायटी ऑफ फूड्स खाने का ऑप्शन ही नहीं है। पर कोई जो नेट चला रहा है, जो इस तरह के वीडियोस देख सकता है, जिसके पास नेट पैक डलवा रहा है, स्मार्टफोन है, उस पर ये बात अप्लाई नहीं होती। अभी जो इंसानों में जो थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है प्लांट प्रोटीन को, जैसे ही मैंने सुअरों की बात की, ऐसे इंसानों में भी थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है और उसमें कोई बहुत ज्यादा, जैसा यहाँ पर लिखा है, ओनली अ फ्यू परसेंट, कुछ ही परसेंट का डिफरेंस है। तो अगर व्यक्ति एनिमल प्रोटीन 100 ग्राम खा रहा है तो हो सकता है उसको प्लांट प्रोटीन 105 या 110 ग्राम खाना पड़ जाए, उससे ज्यादा अंतर नहीं है। इसके कंक्लूजन में साइंटिस्ट यही कहते हैं कि द बॉडी ऑफ एविडेंस डज नॉट शो अ डिफरेंस लार्ज इनफ टू रिजल्ट इन रिस्क ऑफ इनसफिशिएंट अमीनो एसिड अब्जॉर्प्शन फॉर वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड। कोई ऐसी प्रोटीन की दिक्कत है नहीं, ये साइंस का कंसेंसस है। अब इसमें कोई यदि पकड़कर ही बैठ जाए डायस स्कोर, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई दिखाओ रिसर्च या किसी भी रिपोर्ट या कोई भी पब्लिकेशन। हर जगह यही जो भी प्रोटीन की जहां पर भी बात हो रही होगी वो इस बात को मेंशन करेगा ही कि अगर आप एक वैरायटी ऑफ प्लांट फूड्स खा रहे हो तो कोई उसमें खास दिक्कत होती नहीं है। सुरेश भाई, एक बार ना विटामिन को लेकर भी बहुत ज्यादा ना मतलब आती है चीजें कि विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया, विटामिन K2 हो गया, ये सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलते हैं। तो क्या प्लांट से या फिर मतलब प्लांट से मिलते हैं क्या ये विटामिन वगैरह? अगर नहीं मिलते तो क्या वो जिंदगी भर सप्लीमेंट्स खाता रहेगा इन चीजों की? सबसे मेन इशू है विटामिन B12 का। और विटामिन B12, मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ। विटामिन B12 का ऐसा है कि हम सोचते हैं कि ना अगर हम वीगन से वेजिटेरियन बन जाता है व्यक्ति तो वो एकदम सेफ फील करता है अपने मन में कि चलो मैं हो गया, मेरा आप सेफ है, मेरे को विटामिन B12 मिल जाएगा। 100 ml दूध में आधा माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है और 100 ग्राम चिकन, दोबारा बोलना। 100 ml दूध में आधा माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है, आधा माइक्रोग्राम। और एक बंदे को चाहिए 2 से 2.5 माइक्रोग्राम रोज का। तो या तो वो 500 ml आधा लीटर दूध रोज पिए और ये प्रार्थना करे कि सारा का सारा 100% उसको पच जाए। 100 ग्राम चिकन के मांस में 0.6 माइक्रोग्राम, वही आधा माइक्रोग्राम B12 होता है। तो या तो वो आधा किलो मांस रोज खाए और फिर प्रार्थना करे कि उसको सारा पच जाए। अंडे के मामले में थोड़ा सा बेहतर है, उसमें 1 माइक्रोग्राम होता है 100 ग्राम अंडों में, यानी 2 से 3 अंडों में। तो वो फिर 5-6 अंडे रोज खाए, उनका पीला वाला पार्ट भी, और फिर प्रार्थना करे कि उसको सारा पच जाए। मैं एडिटिंग के वक्त ये चेक करूंगा, एक बार फैक्ट चेक जरूर करूंगा क्योंकि मैं अपना डाटा दिखाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि यार एक बार देखना है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं है अभी कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ। हाँ, और एक्चुअली अगर हम चाहे तो यहीं पर वो सर्च भी हो ही जाएगा ना। हाँ, अगर डाटा दिखा सकते हो तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मेरी पब्लिक के लिए बहुत सही रहेगा। हाँ, तो ये रहा B12 100 ml मिल्क में B12, ठीक है। और अब इसमें आप कोई सा भी वेरिएशन ले लो। और 100 ग्राम अपन चिकन मीट में देखते हैं 0.3, मैं तो 0.5 बता रहा था। तो आपको कितना खाना पड़ेगा? ये 900 ग्राम चिकन आप रोज खाओगे, तब जाकर के आप उतना लोगे जितना आपको चाहिए। और अगर वो 100% एब्जॉर्ब होता है तो आपकी पूरी होगी डेली रिक्वायरमेंट कहाँ है? मतलब एक बार सर्च करना, डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है वैसे? डेली रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन B12 2.4 माइक्रोग्राम्स, जैसा मैंने कहा 2 से 2.5 माइक्रोग्राम चाहिए आपको। तो आपको कितना मांस खाना पड़ेगा आप सोच सकते हो। B12 इन एग्स अगर हम देख ले, जैसा मैंने कहा थोड़ा सा बेहतर है, 1 माइक्रोग्राम 100 ग्राम अंडे, यानी 2 से 3 अंडे हो गए। तो वो भी आपको 7-8 अंडे 9-10 अंडे रोज के खाना पड़ेंगे। इसलिए एक्चुअली हाँ, मैं पहले अपना पॉइंट कंप्लीट कर देता हूँ। ये इतना कम होता है चिकन मीट में, मिल्क में और एग्स में B12, इसीलिए भारत में विटामिन B12 एक पूरा एंडेमिक है। 47% लोगों को B12 की कमी है, वो डेफिशिएंट है। और 76% लोगों को इनसफिशिएंट B12 है, मतलब वो बॉर्डर लाइन डेफिशिएंट है। उनको कम तो है B12, पर इतना कम नहीं है कि उनको क्लिनिकली बोल दिया जाए कि चलो तुम डेफिशिएंट हो, बॉर्डर लाइन है वो। केवल 24% लोग, 24 या 26% लोग
के पास में B12 है सफिशिएंट, क्योंकि वो उतने एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं या फिर वो सप्लीमेंट ले रहा है, इन दोनों में से कुछ एक। विदेशों में B12 की समस्या कम है, क्योंकि रेड मीट जो लैम्ब होता है और अपना पोर्क हो गया, अपना बीफ हो गया, इनमें B12 ज्यादा मात्रा में होता है। 100 ग्राम बीफ में, 100 ग्राम लैम्ब में ही आपको काफी, आपकी रोज की एक दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो भारत में तो वीगन बहुत कम है, फिर भी 76% लोगों को B12 की कमी क्यों? क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स में, हम जो एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं आमतौर पे, उनमें उतना B12 होता ही नहीं है। तो अब आप स्वयं सोच करके देखिए कि आप विटामिन B12 का इशू वीगन लोगों का है कि 76% लोगों को तो वैसे ही डेफिशिएंसी है, वीगन तो है ही नहीं इनमें से। तो B12 का इशू तो पूरे भारत का ही है। इसके लिए सरकार कोशिशें भी कर रही है। हरियाणा में प्रोग्राम चला है कि राइस को फोर्टिफाई कर दिया जाए, अपने चाय पत्ती को फोर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वीट को फोर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्टिफाई मतलब उसमें वो मिक्स कर दिया, जैसे नमक में आयोडीन होता है ना, आयोडीन युक्त नमक आपने देखा होगा, वैसा उसी में मिक्स करके। तो वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा B12 जैसी चीजों की कमी को दूर करने के लिए। B12 और आयरन वगैरह को फोर्टिफाई करने की सोच रहे हैं। तो B12 की कमी सभी के लिए है। मैं आपका पॉडकास्ट सुन रहा था, वो अर्पित के साथ में, उन्होंने उसमें वीगनिज्म पे चर्चा की है। एंड देन एट द एंड उन्होंने पहले तो बोला कि वो वीगन थे, फिर वेजिटेरियन बन गए, फिर फाइनली उन्होंने बोला कि अभी भी उनको B12 की कमी हो जाती कभी कभार, और सप्लीमेंट ले लेते हैं। तो ले दे करके वहीं पर है बात, सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है क्योंकि हम इतने एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते। तो चाहे व्यक्ति वीगन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे वेजिटेरियन हो, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे, आधे से ज्यादा लोग B12 डेफिशिएंट ही होंगे अपना टेस्ट करवाएंगे। तो सभी को B12 सप्लीमेंट लेना चाहिए, चाहे उसकी डाइटरी प्रेफरेंस कुछ भी हो। तो जब मैं लोगों को वीगन बनने का बोलता हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को B12 का भी बोलूँ कि भाई तुम B12 का सप्लीमेंट लो। और अपने हर वीडियो में कोई भी कमेंट करता है भाई आपकी वीडियो देख करके मैं आज से छोड़ रहा हूँ, मैं तुरंत अपनी वीडियो की लिंक भेजता हूँ, भाई B12 के सप्लीमेंट ले। तो केवल वीगन्स का इशू नहीं, अगर थोड़ा विचार किया जाए तो। और हम लोगों के मिसकंसेप्शंस जो हैं, जैसे अभी हमने फैक्ट्स तुरंत देखे तो एकदम बात साफ हो गई कि यार ये तो केवल वीगन लोगों का तो है नहीं इशू। ऐसे ही जैसे आपने उसी क्लिप में बोला था कि यार जैसे प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, उनका तो B12 की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती होगी, तो उनको तो और 2-3 गुना ज्यादा सप्लीमेंट लेना पड़ते होंगे। और जिसके रिप्लाई में अर्पित ने भी कहा हाँ सही बात है, जो कि सुनने में सही लगता है। बट अभी हमने देखा कि 2.5 माइक्रोग्राम एक आम व्यक्ति की है रिक्वायरमेंट, और प्रेग्नेंट महिलाओं की 3 माइक्रोग्राम है, 2.5 से 3 हो गई है वो। कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। और जो सप्लीमेंट लेने की रिकमेंडेशन दी जाती है वो है 250 माइक्रोग्राम रोज का। समझ में है? 250 माइक्रोग्राम। तो क्या किसी प्रेग्नेंट महिला को 2-3 गुना ज्यादा सप्लीमेंट लेना पड़ेंगे? ऑब्वियसली नहीं, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और ज्यादा B12 लेने से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि B12 वाटर सोल्यूबल होता है, वो यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा शरीर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कंक्लूजन बेसिकली है कि B12 वीगन इशू नहीं है, स्पेशली भारत में तो बिल्कुल नहीं है। सभी को B12 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। ये तो मुझे पता था कि आप ना जरूर मेरे चैनल पे जाओगे और वो वाले वीडियो जरूर देखोगे क्योंकि वीगनिज्म मैंने जानबूझ मुझे पता था कि आप वहीं जाओगे, इसी कारण मुझे लगा कि हाँ भाई मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा इनको, ये अपने आप ही पहुंच जाएंगे वहां पे। तो अगला मेरा यह क्वेश्चन ये है कि जो तो मान लो यार एक बच्चा पैदा होता है जस्ट अभी, ठीक है, और उसकी माँ वीगन है, उसके घर वाले सारे वीगन है, तो क्या ऐसी कोई स्टडी है जो ये बताए कि भैया अगर बच्चा शुरुआत से एकदम मतलब उसकी मतलब जब वो पैदा ही हुआ है तब से लेकर लाइक अगर मैं 15 साल तक लूं, तो क्या एकदम हेल्दी ग्रोथ होगी, उसकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वीगन डाइट ही चल रही है पूरे घर के अंदर? राइट, ऐसी कोई स्टडी तो फिलहाल मेरे देखे नहीं है, मैं पूरा इसका जवाब दूंगा, क्योंकि वीगनिज्म अभी पॉपुलैरिटी में तो अभी अभी आया है। तो ऐसे स्टडी पार्टिसिपेंट्स देखना और उनको देखना कि जो बचपन से वीगन है उनकी क्या हेल्थ है और उनको कंपेयर वगैरह करना, मुझे लगता है कुछ स्कूल स्टडीज हैं स्कूल्स के स्टूडेंट्स की, और उसमें ऐसे कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। पर मेनली ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, जैसे अमेरिकन डाइटेटिक इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन है, वो उनके स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने स्टडी किया है बच्चों के रिक्वायरमेंट को, एडल्ट्स की, प्रेग्नेंट वुमेन की, सभी की रिक्वायरमेंट्स को स्टडी किया है और देखा है कि क्या ये डाइट इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती है। और उन्हीं का आपको एक पूरा वो लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, और सभी का ये कहना है कि हाँ आप वीगन रह सकते हो शुरू से आखिरी तक।
बस हाँ, आपको B12 का ध्यान रखना पड़ेगा और प्रोटीन का आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा कि प्रोटीन रिच फूड्स आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। एक तो प्रोटीन के नाम पे हमको केवल वही ध्यान में आता है कि दाल खा लो, उसके अलावा भी बहुत सारे जबकि प्रोटीन रिच फूड्स हैं जो कि जिसकी हम क्या चर्चा भी सोर्सेज है करेंगे। और क्या सोर्सेज हैं और क्या सोर्सेज हाँ, हैं बता रहा प्रोटीन हूँ। के? पहले मैं इस बात को कंप्लीट कर लूँ कि और एनेक्डोट्स हैं जो बचपन से ही वीगन रहे, जैसे अपना वाकिन फिनिक्स है जो बहुत फेमस एक्टर है, वो 3 साल का था तब से वीगन है। उसके परिवार में भी दूसरे लोग वीगन है, जो जिसने जोकर फिल्म में एक्ट किया है ना, वो। तो एनेक्डोट्स हैं, पर ऐसी कोई स्टडी से मैं परिचित नहीं हूँ फिलहाल। तो प्रोटीन की मैं बता रहा था, स्क्रीन शेयर करूं? ये तो कैल्शियम, ये रहा प्रोटीन का। तो प्रोटीन के लिए अपने पास में, और ये रॉ है यानी कच्चा है, आप इसको पकाओगे तो ये मान के चलो इससे आधा हो जाएगा प्रोटीन। जैसे 50 ग्राम आप राजमा लोगे तो पकाओगे तो वो लगभग 100 ग्राम हो जाता है, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे आधा आपको 100 ग्राम में मिल जाएगा। अपने पास में बीन्स है, बीन्स बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आपके पास में सोया चंक्स मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मांस से डबल प्रोटीन है उसमें। चिकन के मीट में लगभग 26-27 ग्राम प्रोटीन होता है, इसमें 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, बेस्ट है। और सेसमी सीड्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। टोफू हो गया, टोफू अपना दूध का जो पनीर, वेजिटेरियन को पनीर ही दिखता है प्रोटीन का नाम लेते हैं, तो टोफू सोयाबीन से बना हुआ पनीर होता है, वो हर जगह, लगभग हर जगह मुझे लगता है पनीर से सस्ता मिलता है, क्योंकि सोयाबीन जो है वो ऑब्वियसली, जैसा मैंने कहा, प्लांट प्रोडक्ट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं तो ज़्यादा सस्ते भी होते हैं हमेशा। और यहाँ पे अगर हम ड्राई फ्रूट्स को हटा दें तो बाकी की सारी चीज़ें जो हमको दाल दिख रही है, मोठ और गेहूं, जो रोटी बनती है उसमें भी एक रोटी में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ऐसा नहीं कि वो खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। अपना बेसन होता है, अपने दूसरे जो अनाज है, पीनट्स हो गई, सोयाबीन हो गई, और बीन्स तो मैंने बता दिया सारी। इन सभी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और सीड्स अलग अलग तरीके के, अलसी के बीज जो होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। एक मैंने वीडियो बनाई 17 मिनट की, जिसमें मैंने बेसिकली यही सब एक्सप्लेन किया कि कुछ ही फूड ग्रुप्स हैं जो आपको इंक्लूड करना होता है। बीन्स आपने खा लिए, सीड्स आपने खा लिए, नट्स आपने खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, वेजिटेबल्स खा लिए, ये 5। अगर ये 5 आप रोज अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो, मोस्ट लाइकली आपके सारे बेसिस कवर हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप तिल खा रहे हो, जैसे सेसेमे सीड्स है, तो आपको सिर्फ प्रोटीन ही मिल रहा है उसमें 18 ग्राम 100 ग्राम में। तिल में दूध से 8 से 9 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। हमको कैल्शियम का दूध का ही बोला जाता है कि बेटा दूध पियो, कैल्शियम मिलेगा, जबकि तिल में 8 से 9 गुना ज़्यादा कैल्शियम है दूध से। ये कैल्शियम के तो इतने ज़्यादा सोर्सेस है कि मैंने पूरा इसको डिवाइड करके 2 पेजेस में चार्ट बनाया था कि अपने एक तो नट्स और सीड्स में हो गए, खसखस में हो गया, तिल में हो गया, अलसी के बीज हो गए। अलसी के बीज में ओमेगा 3 एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। अपने जो स्पाइसेस हम जो डालते हैं, मसाला वगैरह, हमारे इसमें ये एक रहा है कि खाना खाने के बाद में वो मुखवास के रूप में सौंफ खाता है, तो सौंफ में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। शायद से दूध से 10 से 12 गुना ज़्यादा कैल्शियम है सौंफ में। अच्छा। तो अगर आप ये प्रैक्टिस में ले आते हो कि यार मैं खाना खाने के बाद में सौंफ खाता हूँ, तो आपको कैल्शियम उससे मिलेगा। अब आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि यार मेरे दूध नहीं पिया तो मेरा कैल्शियम मेरे को नहीं मिल पा रहा है, तो यार यहाँ पे गलती पैसे वगैरह की नहीं है। ये गलती ये नहीं है कि वीगन प्रोडक्ट्स महंगे हैं, गलती है कि आपको पता नहीं था इस बारे में। और इनमें से कोई भी कमर्शियल वीगन प्रोडक्ट्स नहीं, ये सब अपने ट्रेडिशनल वीगन फूड्स ही हैं। तो ऐसा है कि वीगन में अपने प्रोटीन के फूड्स भी उपलब्ध हैं और कैल्शियम के फूड्स भी उपलब्ध हैं। एक्चुअली वीगन डाइट, कोई प्लांट बेस्ड डाइट, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया ही कमरे में आप चले गए और अब रहस्यमयी, अब पता नहीं क्या हो जाए, कोई अनहोनी नहीं घट जाए। वेजिटेरियन और वीगन में कोई खास अंतर नहीं है, आप बस दूध के प्रोडक्ट्स हटा रहे हो। जैसा हमने देखा, आपकी B12 की रिक्वायरमेंट वैसे भी दूध से पूरी नहीं हो रही है, बहुत कम है उसमें। आपका कैल्शियम ही मेनली पूरा हो रहा है, प्रोटीन भी नहीं हो रहा है। कितना ही पनीर खा लोगे, 100 ग्राम पनीर में लगभग 15 से 17 ग्राम प्रोटीन होता है। उससे कहीं ज्यादा प्रोटीन रिच सोर्सेज मैं आपको दिखा चुका हूँ। 50 ग्राम 26 ग्राम ऐसा प्रोटीन है इधर प्लांट्स में। तो प्रोटीन केवल दूध से भी आपकी, पनीर से भी आपकी नहीं होने वाली। आप दूध हटाते हो, कैल्शियम, प्रोटीन और B12 का सप्लीमेंट लेते हो, वीगन डाइट हो गई। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे, मैंने वीडियोस देखी हैं, जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं जो वीगन, जिन्होंने डाइट शुरू की थी, उनको डाइजेशन इशू बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं यार प्लांट बेस्ड फूड इतना खाते हैं, ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा समय तक ऐसे लेजीनेस सी होती है, फील बहुत अजीब करते हैं कि भैया खाना पच रहा है, बहुत टाइम लगता है। तो इसको पर क्या कहोगे आप यार? यार ये तो इंडिविजुअल इसमें डिफरेंसेस है। जैसे मैंने ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन एक जो इंदौर में ही व्यक्ति है जिनको
पहले क्या ना कम फॉलोवर्स वगैरह थे, तो मैं इंडिविजुअली लोगों से बात करके उनको गाइड कर देता था बहुत समय तक कि हाँ ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो उनको ब्लोटिंग वगैरह की और गैस की समस्या हुई थी, एंड फिर उन्होंने अब डॉक्टर को अप्रोच किया, उनसे बातचीत वगैरह की, थोड़े समय तक उन्होंने दवाई भी ली, और फिर कुछ महीनों बाद उनका जो बॉडी है वो एडजस्ट हो गई। हाँ, फाइबर ज़्यादा होता है तो कुछ लोगों को गैस की समस्या हो सकती है, और बीन्स वगैरह आप ज़्यादा खाते हो तो फ्लैटुलेंट्स वो भी आपको ज़्यादा हो सकता है थोड़े समय के लिए। इंडिविजुअल बेसिस पर ही इसको डील करना होगा। अगर आपको ये समस्या हो रही है तो यू शुड डेफिनेटली अप्रोच अ डॉक्टर। ये बाकी है एक इशू कि शुरुआत में कुछ लोगों को, सबको नहीं, जैसा मैंने कहा मुझे नहीं हुआ, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है फाइबर ज़्यादा इंटेक, एकदम से फाइबर की इंटेक बढ़ा देने के कारण। मुझे लगता है जो लोग ज़्यादा ही एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे होंगे वो अगर एकदम से वीगन पे स्विच हो जाए उनके ज़्यादा चांसेस होंगे, बजाय इसके कि कोई वेजिटेरियन है ऐसे ही खीर वगैरह 2-3 कटोरी निपटा देता है हफ्ते 2 हफ्ते में, वो अगर वीगन बन जाता है तो उसको ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, जैसा कि मेरा केस था। यार एक शिकायत बहुत आती है कि यार इंडिया के अंदर जो दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी $1 बिलियन इंडस्ट्री है, तो एम्प्लॉयमेंट पे असर नहीं पड़ेगा अगर ये बंद होंगी तो। और दूसरी बात ये कि एक रिलीजन के अंदर भी बहुत गुस्सा पड़ा है ये मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने बोला था अभी शुरुआत में बात भी की थी कि जो मिठाइयाँ होती हैं जो प्रसाद के रूप में भी चढ़ाई जाती है वो भी दूध से काफ़ी बनती हैं। तो यार इसके ऊपर क्या कहोगे कि यार एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, उसका क्या होगा? दूसरा, क्या मतलब इंडिया रेडी है इस चीज़ के लिए कि भैया नहीं, हम नहीं खाएंगे भाई, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, ना हम प्रसाद में यूज़ करेंगे, ना हम मिठाइयों में यूज़ करेंगे? तो आपको क्या लगता है? ओके, अडॉप्ट अगर आप पहला तो ये कि अडॉप्ट करने में कितना समय लगेगा, तो उसमें तो समय लगेगा। एकदम से तो कोई मानने ही नहीं वाला है कि हाँ डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, बहुत धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, और मुझे लगता है उसके लिए कुछ दुख की बातें पर कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में अवेयरनेस आना शुरू होगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्योंकि दूध उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है मीथेन एमिशंस के द्वारा। तो ऐसा सब होने लगे, उसके बाद में लोगों में अवेयरनेस जागी कि यार क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कुछ होता है और हमारी डाइट का उस पर प्रभाव पड़ रहा है और फॉसिल फ्यूल्स का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो धीरे धीरे ही बदलाव आएगा। अब जब धीरे धीरे बदलाव आएगा तो ये लॉजिक एकदम से नहीं बैठ सकता कि डेयरी इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयमेंट है वो उस लोग भूखे मर जाएंगे, लोगों को कुछ करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब धीरे धीरे चेंज होगा तो ऑब्वियसली लोग दूसरी इंडस्ट्रीज में शिफ्ट होंगे। प्लस अगर इसका दूध के एनिमल मिल्क का एक इंडस्ट्री है तो वो प्लांट मिल्क की भी तो एक लोकल इंडस्ट्री बन सकती है। जैसे कुछ जगहों पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल भी रहे हैं। अब ये बिहार में मैंने पढ़ा था कि लोगों को, जो गांव के लोग हैं, उनको टोफू बनाना, उनको राजगिरे की दूसरा आइटम्स बनाना और सोयाबीन का उनको दूध बनाना सिखाया जा रहा है। उनको जो लोकल विमेन एम्पावरमेंट वगैरह के तहत जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें ये सिखाया जा रहा है कि वो ये बनाए और इसका बिजनेस करें। तो जैसे दूध का व्यापार हो रहा है, जैसे हमको दूध वाला आकर के दूध देके चला जाता है, सेम वैसे ही सोयाबीन का दूध भी आकर के देके जा सकता है, वो इंडस्ट्री भी खड़ी हो सकती है। प्लस जितना प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ भारत और दुनिया बढ़ेगी उतना भारत का ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सोयाबीन के प्रोडक्शन में बहुत आगे, काजू बादाम के प्रोडक्शन में बहुत आगे, प्लांट प्रोडक्ट्स की तरफ जितना दुनिया बढ़ेगी उतना भारत और आगे ही जाने वाला है इकोनॉमी के मामले में। एक तरफ एक इंडस्ट्री खत्म होती है तो दूसरी तरफ दूसरी प्लांट बेस्ड की इंडस्ट्री भी बनने ही वाली है। अगर लोगों ने दूध छोड़ दिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो मिठाइयाँ खाएंगे ही नहीं। जो मिठाई दूध से बन सकती है वही सोयाबीन के या बादाम के या ओट्स के दूध से बन तो सकती है, पर अभी उसकी डिमांड नहीं है, इसलिए नहीं बन रही है। और जो लोग बना रहे हैं वो महंगा भी इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो इस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। फिलहाल डिमांड कम है, लोग कम है, तो ज्यादा प्राइस में भी बेच सकते हैं, लोगों को खरीदना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो इंडस्ट्री का यहाँ पर बात नियत की आ जाती है, हमको करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। और PBFI, प्लांट बेस्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है डॉक्टर संजय सेठी, उनसे मैंने बात की थी इस विषय में। मेरा पूरा वीडियो है इस पे कि वीगनिज्म से अनएम्प्लॉयमेंट होगा या नहीं। उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया कि वो पूरे बेसिकली जितने भी प्लांट बेस्ड स्टार्टअप्स वगैरह है उनके साथ में उनका एक कोलैबोरेशन है और वो प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे भारत में। तो उनके साथ में मैंने वीडियो बनाया तो उन्होंने भी यही समझाया कि एक तरफ से इंडस्ट्री शिफ्ट होगी दूसरी तरफ आने ही वाली है, और प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ स्पेशली भारत में बहुत तेज है फिलहाल और आगे चल करके बढ़ने ही वाली है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सवाल है उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब बहुत ईजी हो जाएगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब बैठे रहो चिल है। हमको सरकार की भी उसमें पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत भी पड़ेगी
और अभी जो हम मीट को, डेयरी को इतना जो हेविली सब्सिडाइज कर रहे हैं, उस सब्सिडीज को भी बदल करके दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी, मेहनत करना होगी, बात नियत की। अगर नियत है तो बिल्कुल संभव है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। वैसे यार जो ये डेयरी फार्म्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स और गाय वगैरह को रखा जाता है और उनका दूध निकाला जाता है, और पोल्ट्री फार्म्स हो गए, जितने भी फार्म्स वगैरह होते हैं, क्या है वहाँ पे, क्या सीन है वहाँ का? लाइक क्या वहाँ पे एनिमल्स को मतलब सही तरीके से ट्रीट किया जाता है? अब की बात कर रहा हूँ, जो अब लोग वीगनिज्म की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं? क्या उन्हें मतलब लेस पेनफुल टेक्निक अपनाई जा रही है? मतलब अगर हम बोले मतलब कि भाई वो छोड़ तो सकते नहीं उस चीज को, पर क्या कुछ किया जा रहा है, कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है इंसानों की, और हमारा जो कंजम्पशन हैबिट्स है वो भी इतना ज़्यादा मीट की तरफ और एनिमल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है कि हम सस्टेन मतलब हम अपने दिमाग में अच्छी से अच्छी टेक्निक भी अपनाएंगे ना, तो वो उस जानवर के लिए तो नर्क ही होगी। क्योंकि इतने बड़े स्केल पर हमको चाहिए, इतने बड़े स्केल पे इंडस्ट्री हो गई है। दुनिया में जितना भी मांस आता है 90% से ज़्यादा वो फैक्ट्री फार्मिंग से आता है। फैक्ट्री फार्मिंग मतलब एक बड़े से शेड में आप दसियों हजारों जानवरों को रखते हो। वो जानवर वहीं पे रह रहा है, वहीं पे वो मलमूत्र का त्याग करता है, वहीं पे सोता है, वहीं पे खाता है, वहीं पे जिंदगी भर रहता है। जो मुर्गा आज से 50-70 साल पहले 900 ग्राम का हुआ करता था, आज वो 4-4.5 किलो का हो जाता है। उसका कारण उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जा रही है। उसको इतना बड़ा उसका शरीर हो जाता है कि उसके पैर उसका वजन नहीं झेल पाता है। आप मेरी वीडियोस देखोगे या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखोगे तो आपको दिखेगा कि चल नहीं पा रहे मुर्गे, और वो बस वहीं पर बैठ गए। मतलब उन्होंने दे हैव गिवन अप कि अब मैं यहीं पे हिल ही नहीं पा रहे, खाने तक भी नहीं पहुंच पा रहे, भूखे पैसे वहीं पे मर जाते हैं। तो ये चीजें ना हो और सबको मांस मिल जाए, सबकी पूर्ति भी हो जाए, ऐसा असंभव है। दूसरा, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, पहला तो ये होगा कि जो इतनी पॉपुलेशन हो और जिस मॉडर्न कंडीशन में हम आ गए उसमें एक हैप्पी इन्वायरमेंट इनके लिए इमेजिन कर पाना असंभव है। इतनी ज़्यादा लोगों को मिल ही नहीं सकता, छोड़ना ही पड़ेगा तभी जा करके होगा। दूसरा, अगर हम एक एथिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो हम अपने एंगल से भले ही सोच लें कि यार मांस को ठीक है, उसको मैंने अच्छी जगह में रखा और हैप्पी हैप्पी सा चिकन था, फिर मैंने उसको मार के खा लिया, उसको तो पता ही नहीं चला। बट आप उससे हैप्पी लाइफ उसकी ले रहे हो, वो भी अपने आप में क्रूरल्टी हो गई। आपने उसको हैप्पी लाइफ दी एंड देन यू हैव एंडेड इट। दूसरी बात, आपको ज़रूरत नहीं है तब भी आप उसकी लाइफ तो खत्म कर ही रहे हो। तो उस एंगल से, जो प्रिंसिपल सिद्धांत के एंगल से, तब भी वो गलत तो हुआ ही। जो एथिकल वीगनिज्म है उसके एंगल से, जो अभी मैंने बात की वो तो प्रैक्टिकल और एनवायरमेंटल टाइप था। तो ना छोड़े। और ये फ्री रेंज वगैरह की जो बात होती है, केवल मार्केटिंग के लेबल है। फ्री रेंज का मतलब होता है कि जितनी एक पेपर की, जो एक A4 साइज का पेपर होता है ना, अपने प्रिंटर में जो पेपर लगता है एक इतना बड़ा, उतनी बड़ी जगह होती है एक मुर्गी के पास में जिंदगी भर के लिए। वो 1.5 से 2 साल रहती है एक पेपर की जगह में। बस एक पिंजरे में 5 से 7 मुर्गियां ठूसी होती है, एक पेपर की जगह में एक मुर्गी होती है, उससे भी कम जगह होती है। फड़फड़ाते रहते हैं जिंदगी भर, बाहर निकलने को मिलता नहीं है, कभी भी सूरज की रोशनी नहीं देखते जब तक आखिरी दिन उनका, मर नहीं जाते तब तक। और मर के भी वो दुकान पे पड़े रहते हैं दिन 2 दिन भूखे प्यासे, क्योंकि वहां पे कोई खाना देने वाला तो है नहीं। अब वो जब दुकानदार कोई ग्राहक उसको आएगा तब उसको मार के बेच देगा, उसको क्या खाना दे, पिंजरे में पड़ा है वो तो ऐसे वो रहते हैं। और ये चीज़ ना हो और अपने को एनिमल प्रोडक्ट भी मिल जाए, ऐसा होने से रहा। अब फ्री रेंज वगैरह की जो बात होती है, इसमें थोड़ा सा वो ये कर देते कि केज फ्री कर दिया, चलो केज में नहीं रखा, फिर भी वो शेड में रख रहे हो और उतनी ही जगह में, और वो क्रूअल्टी तो हो ही रही है। आप वैसे इन्वायरमेंट में उनको रखा ही जा रहा है, वो वहीं पे मलमूत्र का त्याग वहीं पे सो रहा है। तो सस्टेनेबली और ये जो हैप्पी हम सोच रहे हैं कि यार दोनों हाथ में हमारे लड्डू आ जाए, वो नहीं आ पाएगा। मतलब जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है दूध बेचती हैं, दूध के प्रोडक्ट्स बेचती हैं, वो भी नहीं कर रही हैं ऐसा। मतलब वो भी ऐसे ही मतलब गलत तरीके से एनिमल्स के साथ कर रही है। लाइक उनको इस तरीके से छोटे छोटे केजेस में और छोटे छोटे एरिया में बंद करके रखती है, उनसे जबरदस्ती ओवर प्रोडक्शन किया जाता है। जितने अंडे वो देती है नेचुरली उससे ज़्यादा निकलवाया जाता है, ज़्यादा दूध निकाला जाता है। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज तक कर रही हैं और कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हाँ, ये सारा कुछ लीगल है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और ये लीगल इसीलिए है क्योंकि इसको करने का और कोई तरीका नहीं है। लोग इतने ज़्यादा हैं, उनको चाहिए इतना ज़्यादा। भारत दूध के कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है, तो उसको दूध के प्रोडक्शन में भी दुनिया में नंबर 1 होना पड़ेगा, जो कि वो है।
तो इतना ज्यादा जब दूध का प्रोडक्शन करना है, जैसे आपने कंपनियों का कहा, तो भारत में दूध में कंपनियां नहीं है सीधे सीधे फार्मिंग में। एनिमल्स की फार्मिंग, जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उनकी फार्मिंग तो लोग ही करते हैं। कोई बड़ा डेयरी फार्मर है, कोई बड़ा दूध का व्यापारी, कोई अपने 4-5 जानवर रख रहा है, कोई 50-60 रख रहा है, पर बेसिकली हो यही रहा है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आप उसको बछड़े को माँ से अलग कर देते हो, और अलग ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दूध नहीं मिलेगा, वो सारा पी जाएगा सुबह से शाम तक। मतलब पैदा होते ही हाँ, पैदा होते ही। ये एक मैगी बार भी दूध नहीं पिएगा? नहीं, से केवल सुबह वो पीता है 5 बजे 6 बजे 5-7 मिनट के लिए, शाम को वो पीता है 5 बजे 6 बजे 5-7 मिनट के लिए, और वो भी इसलिए पिलाते हैं ताकि वो दूध देना शुरू कर दे, उसको सूंघ करके, उसको चाट करके। मैं उत्तर प्रदेश गया था और वहां पर मैंने वहां के जो दूध व्यापारी उनसे बात भी की, उनका बाकायदा इंटरव्यू भी लिया। उन्होंने साफ शब्दों में मुझे कहा कि अगर हम छोड़ देंगे तो ये सारा पी लेगा। और फिर मैंने उनसे पूछा कि यार, जो लोग बाग बोलते हैं कि अगर वो सारा दूध पी लेगा तो बछड़े की तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और उसको तो रखना जरूरी है बाहर, 1 थन दूध बछड़े को देना चाहिए, बाकी 3 थन हमें रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार, अगर पहले दिन से आप सारा पीने दोगे तो जंगल में भी जानवर रहते ही हैं, वो भी तो पी रहा है अपना माँ का दूध सारा, उसको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। अगर आपने शुरुआत में नहीं रखा 1-1.5 महीना, फिर उसको एक दिन अचानक से छोड़ दिया और उसने सारा दूध पी लिया, तो उसकी तबीयत खराब होना ही है, उसको नहीं पचेगा वो। तो रखना तो अलग पड़ता ही है, वो उसको थोड़ी देर के लिए लगा के रखता है। मैंने बाकायदा वहां पे जाके शूट किया कि वो थोड़ी देर के लिए उसने लगा के रखा और फिर खींच करके अलग कर दिया। और जो इतना वो दर्द भरा दृश्य था कि जो ऐसे गाय खड़ी है और ऐसे बछड़ा है, वो बछड़ा थन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है पर वो पहुंच नहीं पा रहा है, गाय उसको चाट रही है, ठीक है, और गाय चाट रही है और बछड़ा थन तक तो नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि थन पे वो बंधा है। और तो जो गाय की जो स्किन लटकी होती है, जो गले में उनके स्किन लटकी होती है ना गाय भैंसों के, वो बछड़ा उसी को लगातार चूसे जा रहा है, उसी को थन समझ करके चूसे जा रहा है, तब तक चूसता रहा जब तक वो दूध का उसका काम नहीं हो गया और उसने हटा करके अलग उसको नहीं रख दिया। इतना मुझे, और वो मैंने वीडियो में उसको कैप्चर किया, पब्लिश भी किया, इतना मुझे उसको देख करके दुख हुआ कि हमारी दृष्टि से तो ये सोच लेते हैं कि अरे रखा तो है जानवर को, अच्छा ही तो है, देखो माँ बेटे साथ में रखते हैं, हम कोई मारते थोड़ी ना है। पर उस जानवर के अगर एंगल से हम देखें, जो विक्टिम है उसके एंगल से देखें, तो हम उसके लिए राक्षस होंगे बेसिकली। कि ये उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा आप सोच सकते हैं उस समय पर, उसको उसकी ही माँ का दूध नहीं मिल रहा है। तो माँ रिएक्ट नहीं करती उस वक्त, मतलब गलत तरीके से, क्योंकि इतनी तो कॉन्शियसनेस उसमें होती है कि यार मेरे बच्चे के साथ कुछ हो रहा है भाई, तो वो रिएक्ट नहीं करती है कुछ किसी भी तरीके से? हाँ, इसके 2 कारण है। एक तो हमने और ये और आपको दिल दहला देने वाला है कि हमने केवल उन्हीं जानवरों पे बहुत ज्यादा क्रूरता करी है जो सबसे मासूम है, जो हम पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। गाय भैंसे आसानी से आ जाती हैं, चले जाती हैं, जो मुर्गे बेचारे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, सुअर हम पे आसानी से आ जाते, कुछ खाने के लिए दे दो तो। जो ऐसे उग्र जानवर नहीं है, जो मासूम से हैं, जो कुछ करते नहीं है, भेड़े बेचारे, उनको डंडा दिखा दो तो लाइन में चलने लग जाती है, उन्हीं को हमने अपना गुलाम बनाया, उन्हीं पे ज्यादा से ज्यादा क्रूरता उन्हीं पर करी है। तो आदत शुरुआत से वो गाय की भी ऐसी ही पड़ी हुई है कि थोड़ी सी देर के लिए रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। करते ये हैं कि यदि कभी कभार जैसे बछड़े की मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु में भी ना, देख इंटरेस्टिंग बात यह है कि अधिकतर जो नर बछड़ा होता है उसकी ज्यादा मृत्यु होती है, जो मादा होती है उसकी मृत्यु नहीं होती। उसका कारण ये कहते हैं कि नर बछड़े को न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए होता है और नर तो मरते ही ज्यादा है। अगर ऐसा हो रहा होता, ऐसा यूनिवर्सल ही ये होता, तो फिर इंसानों में भी मेल्स की पॉपुलेशन कम होती, फीमेल की ज्यादा होती, पर ऐसा तो होता दिखता नहीं है उसमें। लेकिन एक और चीज ये है कि मादा से आप दूध निकाल सकते हो, डेयरी इंडस्ट्री में आप नर से दूध नहीं निकाल सकते, तो वो वेस्ट है, वो किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों चीजें बड़ी फिर क्या करते हैं छोटे से, इतना छोटे से के लिए बड़ा करते हैं 1.5 साल तक का उसको, और फिर मांस के लिए बेच देते हैं। जो बड़े जानवर का मांस होता है वो तो बीफ हो गया, और जो छोटे जानवर का मांस होता है उसको व्हील बोलते हैं, VEAL। वो मुलायम होता है और वो लोगों को एक डेलिकेसी सी है, वो लोगों को और ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो अभी वो उतना बड़ा नहीं हुआ, उसका मसल्स उतनी। इंडिया ये एक्सपोर्ट होता है या फिर इंडिया में ही? हाँ, मैं बताता हूँ। भारत में हम बीफ के लिए इतना नाटक करते हैं कि इतना चिल्ला चोट और बीफ नहीं खाना, बीफ के खिलाफ। भारत में बीफ की कोई इंडस्ट्री नहीं है। जितने भी दूध वाले जानवर हैं केवल वही मार करके बीफ के लिए बेचे जा रहे हैं। हम देखते ट्रक्स में कोई ये गौरक्षक वगैरह गायों को पकड़ लेते हैं, वो गाय उस ट्रक में पहुंची कैसे? किसी दूध के व्यापारी ने उस गाय को कसाई को बेचा है,
और वो ट्रक में जा रही है, दूध के व्यापारी ने खुद बेचा है कि जाओ इसको मार दो और मुझे आधे रेट में दे दो। ये मैंने वीडियो में कैप्चर किया, लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है। तो जितना भी दूध में बीफ का भारत में बीफ का व्यापार हो रहा है वो सारे दूध वाले जानवर ही हैं, उन्हीं के उस पे हो रहा है। ये बहुत बड़ा राज है जो इतना साफ है पर कोई इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। तो वो नर बछड़ा तो दूध दे नहीं सकता, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है, नर बछड़े ज्यादा मर जाते हैं। और जब वो, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, नर बछड़ा दूध नहीं दे सकता तो नर बछड़े मरते भी ज्यादा, वाह यार भाई। और जब वो मर जाता है तो इसको बोलते हैं खाल बच्चा, इस पर भी मेरे वीडियोस है कि उसकी जो खाल होती है ना, वो बछड़े की खाल निकालते, कभी केवल सर की, कभी केवल पूरे शरीर की, उसमें उसके अंदर का सारा मटेरियल निकाल करके भूसा भर देता है। क्योंकि जब बछड़ा मर जाता है तो गाय भैंस को दूध आना बहुत जल्दी बंद हो जाता है, क्योंकि अब बछड़ा नहीं है, वो उसको सूंघ नहीं सकती, तो दूध आना बंद हो जाता है। ह्यूमंस में भी यही होता है। तो उसकी खाल को भर करके उसके सामने एक पुतला बना करके रख देते उसके बच्चे की खाल का, तो वो उसको सूंघते रहती है और उसको सूंघ करके उसको गाय भैंस को ऐसा फील होता है। अब वो तो इतना तो उसमें समझ है नहीं, वो तो स्मेल वगैरह पर ही काम करती है, उसको स्मेल करके फील होता है कि हाँ मेरा बछड़ा ये है। वो उसको सूंघती रहती है, उसके पैर पीछे बंधे होते हैं और वो दूध निकालते रहते हैं। ये सामने की बात है, वीडियोस सारे उपलब्ध हैं और कोई छुपी हुई बात भी नहीं, सारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ही हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है इतने सारे लोगों तक दूध पहुंचाने का। यार पता है, ये सब सुनने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रॉयड आए बहुत बड़ा और धरती को खत्म कर दे, नहीं चाहिए भाई। हाँ, यार मतलब ऐसा लगता है कि अब यार क्या हो रहा है भाई, हम बिल्कुल यार इतने बेशरम होते जा रहे हैं लिटरली में। यार ये बात, कुछ चीजें हैं जो मेरे को नहीं पता चली हैं आज भाई, मैं एग्जैक्टली भूल तक गया हूँ कि यार मैं क्या पूछूं अब आगे। राइट। और यही यही सोच करके कि जो सुनना चाहता है उसको सुनाऊंगा तो लोगों में बदलाव आएगा, इसी उम्मीद के साथ में ही मैंने काम शुरू किया था कि मुझे किसी ने बताया तो मुझे पता चला, मैंने समझा, अपने प्लेटफॉर्म का फिर प्लेटफॉर्म बनाया, उसका इस्तेमाल किया, लोगों तक बताया। वही सोच करके ये काम कर रहा हूँ कि भाई कोई तो सुनेगा। जो आधे से ज्यादा लोग गाली देते हैं कमेंट्स में, तो एक आधी कमेंट तो आ ही जाता है कि भाई मुझे बात समझ में आ गई है और मैं अब ये प्रोडक्ट छोड़ रहा हूँ, अब बताओ कैसे अपनी हेल्थ को रखूं सही और कैसे क्या करूं। बस उसी आधार पे काम चल रहा है। तो क्या सी फूड इंडस्ट्री जो है वहां पे भी ऐसा कुछ हो रहा है, कोई नाटक, कोई गलत तरीके का? क्योंकि हम लोग फिश और क्रैब्स को ना मतलब वो दर्जा भी नहीं देते। जैसे ये तो चलो दिखते हैं, इनकी आंखें दिखती हैं, बड़े होते हैं, इनके साथ हम रहते हैं, लेकिन हम सी फूड्स जो होते हैं, लाइक सी फूड तो नहीं बोलना चाहिए, सी एनिमल्स हो गए, एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, उनको क्या हम, उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? उनके साथ भी कुछ हो रहा है ऐसा? इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि और वीडियो क्या, ये तो मैं कुछ समय पहले इंदौर में ही लाइव एनिमल मार्केट होता है जहाँ पर जिंदा एनिमल्स बेचे जाते हैं, तो वहां पे जब हम पहले गए तो मुर्गे वगैरह थे, तो मुर्गे वगैरह का तो हमें भी पता ही था। तो हम एक्टिविस्ट लोग ना थोड़े से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। हम इतनी बार लोगों को बता चुके, इतनी बार खुद देख चुके हैं कि मुर्गे को आप देखते हो तो आपको बुरा तो फील होता है, पर वो हिट नहीं करता कि अच्छा हाँ मुर्गों के साथ में, बेचारों के साथ ऐसा होता ही है। जब हम वापस आ रहे थे तो वहां पे सी एनिमल्स का भी बाजार लगने लग गया, तो उसमें जो मछलियां वगैरह थी वो तो मुर्दा थी ही, मरी हुई ही थी, पर उसमें मैंने देखा कि क्रैब्स जो हैं वो जिंदा हैं, और जिंदा क्रैब्स एक झोले में पड़े हुए हैं और उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, और वो जिंदा क्रैब्स के ऐसे हाथ तोड़ता है, दोनों हाथ, और उनको उसमें तराजू जो है उसका उसमें डाल रहा है और उसको वजन उनका कर रहा है, और लोग बाग उनको खरीद के जा रहे हैं। मेरे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। जिंदा क्रैब उठाता है, तोड़ता है, डालता है, ऐसे नापते जा रहा है और वो बेचे जा रहा है, और वो लोग फिर घर पे जाके उनको पकाने वाले हैं। सी एनिमल्स के साथ में भी 100% ये हो ही रहा है। जब हम मछलियों को निकाल लेते हैं समुद्र से तो एकदम से तो मर नहीं जाती, उनका दम घुटता है, तो उनको एस्फिक्सिएट होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 3 से 4 घंटे तक उनका दम घुटता रहता है, और आप देखोगे वीडियोस तो आपको पता चलेगा, बहुत बड़ा हम जाल लेते हैं और उसको समुद्र में नीचे बिछा देते हैं और ऐसे खींचते हैं। तो जैसे बाल्टी हम निकालते तो बहुत सारा पानी आ जाता है, वैसे हम जाल निकालते हैं तो बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे हम जाल डाला, बहुत सारी मछलियां पूरे भर करके आ गई। उनको 3 से 4 घंटे लगने वाले उनका दम घुट करके मरने में। जो सबसे नीचे मछली है वो तो ऊपर वाली मछलियों के वजन से ही मर जाती है, और फिर उन तड़पती मछलियों को हम पकड़ पकड़ के डब्बों में डालते हैं, उनमें बर्फ डालते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं मरने के लिए, उनको मार करके बेचने के लिए। और जो कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल थोड़े थोड़े से पानी में, जस्ट इनफ टू कीप देम अलाइव, उतने पानी में उनको जिंदा रखते हैं। ये मैंने इंदौर के एनिमल मार्केट में भी देखा, थोड़े से पानी में उनको जिंदा रखते हैं।
मैं नाम भूल गया हूँ, वो एक सांप जैसी मछली है ब्लैक कलर की, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उस मछली का मैंने ज्यादा होते हुए देखा है। और फिर उसको तुरंत ही उसका गला काट करके तुरंत ही उसको मार करके बेचते हैं। तो सी एनिमल्स के साथ में भी बिल्कुल ये हो रहा है। प्लस एक मैं बहुत आपको जो लेस नोन फैक्ट है वो बताऊं। अब इतने सारे आपने मछली आपने जाल डाला और ऊपर उठाया, तो ये तो कोई गारंटी है नहीं कि आपको जो मछली पकड़ना चाहते हो केवल वही मछली मिलेगी, कोई भी जानवर पकड़ में आ सकता है। 10 में से 4 जानवर दूसरे होते हैं जो आपको पकड़ना ही नहीं थे। उसमें आपके कछुए आ गए, उसमें आपके बड़ी मछलियां आ गई, शार्क्स आ गई और डॉल्फिन्स आ गई, उसमें जेलीफिश बहुत ज्यादा आ जाती है। और जो छोटे जानवर होते हैं उनका तो कोई नाम ही नहीं है। आप एक बार सर्च करोगे, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ इसको कहते हैं बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग इंडिया, ये यूट्यूब पर डाल दोगे आपको वीडियो मिलेगा। जब वो जाल निकाल करके खाली करते हैं तो आप देखोगे कि इसमें भाई जो तू पकड़ने आया था वो मछली है कहाँ, दूसरे ही दूसरे जानवर, और वो सब मर जाते हैं और उनको मरे मुर्दा जानवरों को वापस से उसमें डाल दिया जाता है। तो जब आप फिश खा रहे हो तो आप केवल फिश नहीं खा रहे हो, आपके कारण केवल वो फिश नहीं मरी है, आपके कारण वो जो समुद्र है उसका पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया और उसमें जो दूसरे न जाने कितने प्रजातियों के जानवर थे वो सब मर चुके हैं। जब नीचे के जानवर मरेंगे तो ऊपर के जानवरों को भी, जो सेकंड लेवल पे जो जानवर जो उनको खाते थे उनको भी फूड नहीं मिलने वाला है। पूरा ओशन ही तबाह हो रहा है फिश खाने के कारण, हमारे जो सी फूड जिसको बोला जाता है उसको खाने के कारण। चलो ये तो हो गई खाने की बात कि भैया सी फूड हो गया, हम खा रहे हैं, उनकी इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रहा है। बट उसका क्या, जो हम प्लास्टिक डाल रहे हैं, जो गंदगी डाल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन क्या है? प्लास्टिक का तो वो फिर एनवायरनमेंट वाली बात हो गई। प्लास्टिक के 2 पहलू हैं, उसमें भी एक्चुअली फिश इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, मैं भी बता दूं। प्लास्टिक का एक तो हमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और वो सब है उसके हमको अल्टरनेटिव्स वगैरह बनाना, वो पूरी इन्वायरमेंट वाला एंगल है कि जो हेम्प हो गया, जैसे जो भांग का वो वाला वर्जन होता है जिसमें नशा नहीं होता, जिसको हेम्प बोलते हैं, उससे हम प्लास्टिक के वो बनाए अल्टरनेटिव्स। सिंथेटिक जो हम रिसाइकलेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो बना सकते हैं और जो प्लांट प्रोडक्ट से प्लास्टिक बन सकता है उनकी तरफ शिफ्ट हो, ये तो हमें करना ही होगा प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए। प्लस जो मैक्रो प्लास्टिक होता है, यानी जो बड़े प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक यानी जो बिल्कुल जो छोटे छोटे से हो जाते हैं, जो मैक्रो प्लास्टिक है, जो बड़े बड़े प्लास्टिक है, उसके उसमें पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है फिश नेट्स। वही जो नेट्स हमने बात की ना, जो निकालते हैं, अब वो जब खराब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े 4-4, 5-5 किलोमीटर के नेट्स होते हैं। 4-5 किलोमीटर का वो किस चीज के बनते हैं? वो किस चीज के बनते हैं? प्लास्टिक 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 और वो फिर समुद्र में ही फेंक दिए जाते हैं। तो बहुत बड़ा जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन का, प्लास्टिक पोल्यूशन का ओशन में कारण है, वो फिश इंडस्ट्री भी है अपने आप में। और उसके अलावा जो हम प्लास्टिक डंप कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह, वो तो है ही। नहीं, आपने इसका सॉल्यूशन ये तो बता दिया कि हम क्या क्या नए ऑप्शंस ला सकते हैं प्लास्टिक की जगह, अल्टरनेटिव्स तो क्या है। लेकिन अभी जो गंदगी हो रखी है, इतना जो कचरा मचा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारी आप देखते होंगे मछली के आपको पेट में मिलेगा प्लास्टिक बहुत ज्यादा, जो मरी हुई मछलियां आती हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसको सफाई कैसे करें उसकी हम? उसकी सफाई तो अब होने से रही, लाइक वो प्लास्टिक को अब आप कहाँ लेके जाओगे? पता है, अब ओशियन में हम एक जगह तो जाके डालते नहीं, कहीं पे भी डाल देता है, जिस देश की जहां बॉर्डर होती है वहां पे डाल देता है। तो लेकिन जो ओशियन के करेंट्स है उनमें बह बह करके प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा एक ढेर सा बन गया है, पूरा एक प्लास्टिक का ही आइलैंड जैसा। उसका फिर से मैं नाम भूल रहा हूँ, ग्रेट पैसिफिक, हाँ याद आ गया, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच उसको बोलते हैं। और उसमें बहुत ज्यादा आपको फिश नेट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो पूरा जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है उसमें से आप प्लास्टिक अगर लेकर के भी आ जाते हो तो उसको लेके कहाँ जाओगे? प्लस जो हमने प्लास्टिक डाल दिया है उसको वापस लाने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम जो तबाही अभी कर रहे हैं उसको रोकने पर ज्यादा ध्यान दें। यमुना नदी का मुझे एग्जाम्पल ध्यान आता है क्योंकि अभी हाल ही में वीडियो बनाया। यमुना नदी की जो काम सरकारें पिछले 30 सालों में हजारों करोड़ रुपए लगा के नहीं कर पाई, वो कोरोना में 2 महीने में हो गया। यमुना नदी 30% तक साफ हो गई अपने आप। क्यों? क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई ना, कोरोना में लॉकडाउन लग गया। तो वहां से ये साबित होता है कि हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हम बस जो तबाही मचा रहे हैं वही अगर हम रोक दें तो पृथ्वी अपने आप को हील कर सकती है। ये कोरोना में आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी क्लिप की जानवरों, सड़क पर जानवर आ गए, जंगली जानवर सड़क पर आने लग गए और पुरानी जो ब्यूटी थी वो रिस्टोर होने लगी बस कुछ महीनों में ही। तो बस हम तबाही मचाना बंद कर दे तो भी बहुत बड़ा हम कृपा करेंगे इस धरती पे।
तो यमुना नदी की बात करी आपने कि वो 30% तक साफ हो गई थी, तो क्या अब दोबारा वो गंदी हो गई है या फिर ठीक है, मतलब अभी कुछ दोबारा हो गई ना, दोबारा? हम लोगों ने दोबारा चालू कर दिया। और फिर अभी आप जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो फिर से कह रही है कि 2025 तक हम उसको नहाने लायक बना देंगे। नहाने लायक बनाने के लिए पानी में, हो सकता है एग्जैक्ट नंबर मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ, बट नहाने लायक बनाने के लिए पानी में 500 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से कम होना चाहिए। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट में होता है, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट जो सीवेज होता है वो सारा जाकर के नदी में ही जा रहा है। 500 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से कम होना चाहिए। यमुना नदी में कितने हैं पता है? 1 बिलियन कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। अब उसको ये बोल रहे हैं कि 2050 तक कर देंगे। 500 और 100 करोड़। हाँ, तो ये हालत है, नहाने लायक भी नहीं बची। अभी थोड़े समय पहले अपने जो भगवान मान थे उनको, अब उन्होंने कौन सी नदी का पानी पिया था वो मैं भूल गया, बहुत एक्यूजेशंस लगे थे कि अरे नदियां साफ नहीं है वो, तो उन्होंने साबित करने के लिए 1 गिलास उसमें से पानी पी लिया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया अगले दिन। भगवान मान जो पंजाब के सीएम है ना, खुद ही हॉस्पिटल में भर्ती हो गए उसमें से नदी में से पानी पीकर। तो ऐसी हालत है। ये फ्यूचर तो बड़ा मेरे को डार्क लग रहा है यार, अगर कुछ हुआ नहीं तो। हाँ, अब मैं सोचता हूँ कि मैं इतने ऐसे ऐसे वीडियो बनाता हूँ, तो अब थोड़े से पॉजिटिव एंगल वाले वीडियोस भी बनाना शुरू किए, अल्टरनेटिव्स वगैरह पे। वरना मैं सोचता हूँ कोई मेरा चैनल देखेगा तो बेचारा बिल्कुल डिप्रेस ही हो जाएगा कि भाई कुछ रखा ही नहीं है जिंदगी में। बट नहीं, मेरा टेक्नो ऑप्टिमिज्म काफी है। मतलब जो टेक्नोलॉजी जिस दिशा में जा रही है उससे मुझे लगता है सुधार आएगा। जैसे प्लांट बेस्ड नहीं, जो फैक्ट्री लैब बेस्ड जो मीट होता है, लैब में जो मीट तैयार हो रहा है, और जो लैब में मिल्क तैयार होने की एक्सपेरिमेंट्स और चल रहे हैं, पूरी रिसर्च उस पर। जो अपना मशरूम होते हैं, मशरूम से जो मीट तैयार हो रहा है वो वेस्ट का मीट कंजम्पशन ज़्यादा है, वहीं पर पहले आने वाला है। तो वो मुझे लगता है आने वाले समय में चीज़ों को बदलेगा, और आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एटलीस्ट दैट पार्ट कि वो तो सॉल्व हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का क्या होगा, प्लास्टिक पोल्यूशन का क्या होगा, ये तो पता नहीं, देखते हैं। तो जो लैब ग्रोन मीट है वो हेल्दी होगा, अफोर्डेबल होगा? अफोर्डेबल होने में उसको समय लगेगा। जब शुरुआत में पहला लैब ग्रोन मीट बना था तो अगेन थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो जिस्ट मैं कहना चाह रहा हूँ वो फैक्ट है कि शुरुआत में उसको लगभग $300 के लगभग बना था 1 पाउंड मीट बनाने में, और उसकी शायद 10-12 साल पहले की बात है ये। तो अब आते आते उसकी जो कॉस्ट है वो $9 हो गई है 1 पाउंड पे। तो जैसे जैसे रिसर्च होती जाती है वैसे सोलर का भी अब शुरुआत में बहुत ज्यादा प्राइस था, अब इतना हो गया कि लोग अपने घर पे लगवाने लगे हैं, और सरकार वगैरह सब्सिडी भी देती है, और धीरे धीरे उसका प्राइस जैसे जैसे रिसर्च होगी कम होता जाएगा। वैसा ही लैब ग्रोन मीट के साथ में भी होने वाला है, उसकी जैसे जैसे उसमें रिसर्च बढ़ेगी वैसे वैसे उसका प्राइस घटेगा। और जहां तक उसके हेल्दी होने की बात है तो वो सेम ही है, मतलब इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। कोई रिसर्च है इसके ऊपर? कोई रिसर्च चाहिए अभी तक इसके ऊपर कि ये हेल्दी है और जो हमें मीट से मिलता आ रहा है वो इससे मिल ही रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसकी मैं प्रोसेस समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे कि सेल से सेल्स बनते हैं, जानवर के शरीर में यही होता है, राइट? तो आप लैब ग्रोन मीट में ये करते हो, बहुत सारे तरीके बनाने के, उसमें से एक तरीका ये कि आप जानवर के सेल लेते हो, ठीक है? आपने वो सेल लिया और उस सेल को वो एनवायरमेंट दिया जो कि एक जानवर के शरीर में उसको मिलता, तो वो सेल ग्रो हो गया और बस मीट बन गया। तो बेसिकली वो प्रोसेस भी सेम है, वो मीट भी सेम है। आप दोनों सामने रख दोगे तो पता ही नहीं लगा पाएगा कोई कि कौन सा क्या है। वो एग्जैक्टली वही चीज है, बस वो लैब में बन गया किसी जानवर के शरीर में बनने के बजाय। और जो मशरूम वगैरह से मीट बनते हैं उसकी भी प्रोसेस सिमिलर ही है। वो मशरूम से आप निकाल करके मशरूम से वो बनाते हो, उसमें भी प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और बहुत वो भी अच्छा रिप्लेसमेंट है। मिल्क के साथ में भी यही कैसे, दूध के साथ में वही आप सेल निकालते हो, वही दूध आप ग्रो कर लेते हो खुद से, वो इन्वायरमेंट दे करके। तो प्रोसेस में, बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। तो मतलब वो चीज ही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो सेम ही चीज है, मीट दोनों सेम ही होगा ऐसा। और उनका क्या, जो लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह करते हैं हम लोग एनिमल्स के ऊपर कि भैया ये दवाई देने से पहले या जो भी होता है प्रोसीजर उनका, वो देने से पहले वो एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, खास करके चूहों पे। बेचारे चूहे हमेशा शिकार होते आए हैं इन चीज़ों के, कि इनको दिया जाता है, उसके बाद उनकी, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, उसमें वो उनकी हालत मतलब मर जाते हैं, बहुत बहुत बुरी मौत मरते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं। तो उसके अल्टरनेटिव क्या है कि भैया आप एक दवाई को इतना सेफ बना पाओ बिना एनिमल पे टेस्ट किए हुए? इसके भी जैसा मैंने कहा, टेक्नो ऑप्टिमिज्म मैं प्रमोट करता हूँ। टेक्नोलॉजी इस दिशा में बढ़ रही है कि अपने पास में
अब ऑर्गन चिप्स आने लगी हैं, मतलब एक लिवर है, लिवर को आपने कंप्यूटराइज्ड तरीके से एक चिप में बना दिया है। अब वो उससे लाइक मैं साइंटिस्ट तो हूं नहीं तो एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बता सकता, बट बेसिकली आप चिप्स में आप बॉडी के ऑर्गन्स पे टेस्ट कर सकते हो कि इस दवाई का अपने बॉडी के ऑर्गन पे क्या असर पड़ेगा अगर ये जाती है तो, और वो एनिमल टेस्टिंग से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। अधिकतर एनिमल टेस्ट फेल हो जाते हैं ह्यूमन ट्रायल्स में, क्योंकि वो जानवर है यार और हम इंसान हैं। तो अगर आप सीधा उसके बजाय अपने ऑर्गन पर ही टेस्ट करोगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होगा, और उस डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी बढ़ भी रही है। अभी हमारे पास में लिवर का है, हार्ट का है, और एक आधी कोई ऑर्गन के चिप्स डेवलप हुई हैं, और वो कंपनी का भी मैं नाम भूल गया जो ये इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, बट हाँ इस दिशा में भी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में दवाइयों पर से टेस्टिंग और जो कॉस्मेटिक वगैरह की टेस्टिंग होती है उसमें भी अपने को डिक्रीज देखने को मिलेगी टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से। मतलब मोस्टली जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, उनके लिए टेस्ट किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट ये मेन जो है ना दवाइयों का ही, मुझे लगता है कि दवाइयों का फिलहाल कोई उपाय नहीं है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह तो बिना टेस्टिंग के भी मिल जाता है। इनफैक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए टेस्टिंग भारत में जहां तक मुझे पता है बैन है। भारत में आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए जानवरों पे टेस्ट नहीं कर सकते, पर शायद उसमें कुछ लूप होल है कि आपने बाहर किसी दूसरे देश में टेस्ट किया है तो उसको आप उन प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ है उसका। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तो अल्टरनेटिव हैं, आपको क्रुएल्टी फ्री का लोगो मिल जाएगा, उस पर वीगन का लोगो मिल जाएगा। जैसे टूथपेस्ट वगैरह हो गया, अपना वीको का जो टूथपेस्ट आता है वज्रदंती, उसमें ना कोई एनिमल प्रोडक्ट ना वो किसी जानवर पे टेस्ट हुआ है। लिपस्टिक वगैरह, लिप बाम, ये सारे शैम्पू, अपना सोप, सनस्क्रीन वगैरह सब बिना एनिमल टेस्टिंग के और बिना इनके मिल जाते हैं अपने को। दवाइयों का फिलहाल कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वैसे फ्यूचर में बहुत स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है आपको, जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, हाँ, वाले जितने भी जितने लिए स्टार्टअप्स आएंगे भाई, आपके बहुत चांदी होने वाली है। थोड़ा यार इधर भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पहले तो उसके लिए मैं ही फॉलोवर बढ़ा लूं, अभी तो सुन के थक गया। अंडररेटेड हाँ भाई पता है। अंडररेटेड क्या यार, यहाँ पे क्या है ना, अभी वीगनिज्म का आया ही है, बस वो वेव अभी आई है, तो टाइम लगेगा, लेकिन 110% लोगों को समझ में आएगा धीरे धीरे करके। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। कोई ऐसी बुक बता सकते हो अगर आपने पढ़ी हो, जो कि मेरे व्यूअर्स अगर पढ़ें तो उनको एक और अच्छा आइडिया लग जाए कि वीगनिज्म है क्या, और भी मतलब डिटेल तरीके से समझ पाए वो किस तरीके से एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है, ये सब कुछ। इसमें फिलहाल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं मिल पाएगी किताब, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जरूर मिल सकती है पूरे उसके लिए। अर्थलिंग एड ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, उसका नाम ही है दिस इज वीगन प्रोपोगेंडा। किताब का नाम है दिस इज वीगन प्रोपोगेंडा एंड अदर लाइज द मीट इंडस्ट्री टेल्स यू। अर्थलिंग एड ने किताब लिखी है, वो बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट है। उसमें आपको पूरा सारे एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे, एथिकल, एनवायरमेंटल और हेल्थ का, और हेल्दी वीगन कैसे रहें। और आई थिंक वो बुक सभी को पढ़ना चाहिए। और वीगनिज्म पर डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी बनी है, जैसे अपना डोमिनियन हो गया। हाँ, मेरी फेवरेट है यार, मैंने देखी थी। माँ का बहुत ट्रॉमेटाइजिंग सी डॉक्यूमेंट्री यार, बहुत डिप्रेस हुआ था मैं रो गया था भाई। मेरे रोंगटे इतने खड़े हो गए थे, मेरे को बुखार चढ़ गया था, और मैं कह लगा मैं इस धरती पे यार क्या कर रहा हूँ, मतलब ये क्या है भाई ये। बहुत, मैंने आज तक वो देखी ही नहीं, 3 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने तो देखी नहीं भाई। मैंने कहा मुझे नहीं, डोमिनियन नहीं देखी पूरी कभी नहीं देखी। उसमें से जब मुझे जरूरत पड़ी उस हिसाब से मैंने क्लिप्स जरूर निकाल ली है। जैसे मुर्गों का मुझे कोई वीडियो बनाना था तो उसमें से मैंने क्लिप्स निकाल ली, पर पूरी वीडियो यार बहुत पहले ही दिन भर इन्हीं विषयों पर बात करता हूँ तो मेंटल हेल्थ पे उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए सोच के मैंने नहीं देखी। बाकी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं भाई, उनको बोल दो एक बार, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई, डोमिनियन जाके देखो, अगर यूट्यूब पे मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर लो कहीं से इधर उधर से, और जरूर देखो यार एक बार, जरूर है यूट्यूब पे है, यूट्यूब पर है। और डोमिनियन में आपको मीट इंडस्ट्री वगैरह का पता चल जाएगा। और एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, प्योरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दूध की इंडस्ट्री पर एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है हर्ष आत्मकुरी ने, माँ का दूध। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। 2 घंटे की है वो, और उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी दूध इंडस्ट्री के बारे में। मतलब वो आपने डॉक्यूमेंट्री देख ली, उसके बाद में आपको और कुछ सवाल ही नहीं रह जाएगा मन में। तो डेयरी इंडस्ट्री के बारे में हो सकता है कई वेजिटेरियंस इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, देख रहे हो, उनको लग रहा हो कि यार दूध का तो वैसे उतना बुरा नहीं है, हमारे चाचा भी तो रखते हैं, हमारे मामा भी तो रखते हैं। उन्हें वो डॉक्यूमेंट्री देखना चाहिए, 2 घंटे की। कोई ग्राफिक नहीं है वो, मतलब इतनी डरावनी नहीं है, उसमें मारकाट वगैरह नहीं दिखाई है, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बताया और बहुत कॉम्प्रहेंसिवली बताया है, वो उन्हें देखना चाहिए।
लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? सोचो यार, जो हो रहा है उस चीज को फेस वैल्यू पर मत लो। कोई भी किसी ने भी आपको बात बोली है कि हाँ ऐसा तो होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा खुद से उस बारे में पढ़ो। इनफैक्ट जो बातें मैंने यहाँ पर बताई है, ये आपने बहुत अच्छा किया कि तुरंत ही मुझे बोल दिया कि भाई ये इसको ना फैक्ट चेक कर दे, विटामिन B12 कितना होता है मिल्क में दिखा दे। मैंने तुरंत दिखा दिया क्योंकि मैंने खुद ने किसी की बात पे विश्वास नहीं किया, खुद से देखा, खुद से समझा। तो प्लीज थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में पढ़ो। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक पोल्यूशन ही बहुत बड़े मुद्दे बनने वाले हैं दुनिया के। हिंदू मुस्लिम वगैरह और जो छोटी मोटी बातें हैं ये सब यहीं रह जाएंगी। जो क्लाइमेट कैटास्ट्रफी है वो हिंदू मुस्लिम सभी को एक समान इफेक्ट करने वाली है। तो प्लीज़ इस बारे में पढ़ो, समझो। एनिमल क्रूअल्टी के बारे में पढ़ो, थोड़ा सा समझो। मेरे वीडियोस देखो, शेमलेस सेल्फ प्रमोशन, मेरे वीडियोस मेहनत से बना है, वो अच्छी रिसर्च है, देख सकते हो उनको, थोड़ा पढ़ो जानो। मैंने तो टैगलाइन ही रख दी चैनल की, कंटेंट फॉर अ कॉन्शियस जनरेशन। मतलब ये यार एक अगर कोई कॉन्शियस बंदा है उनको उसको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, एनिमल्स पे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, जो सोशल इश्यूज दूसरे हैं वो क्या हो रहा है। पढ़ो थोड़ा सा, बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत कुछ है करने को। वैसे यार लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीगनिज्म के ऊपर एक पॉडकास्ट करूँगा, क्योंकि वीगन को लेकर मेरे मन में काफ़ी डाउट्स थे। तो मैंने कहा यार चल यार बुलाते हैं सबसे बेस्ट बंदे को जो इंडिया में अभी कर रहा है कंटेंट क्रिएशन। तो कुछ सब्सक्राइबर वगैरह ने आपका रिकमेंड किया कि सुरेश व्यास को बुलाओ यार, बहुत अच्छा वीगनिज्म के आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। क्योंकि अर्पित जो भैया थे उनके साथ जो पॉडकास्ट किया था ना, उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि यार तुम लोगों को वीगनिज्म समझ ही नहीं आया क्योंकि एनिमल क्रूरल्टी की बात नहीं हुई है। तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी क्लियर करते हैं। और मैं हूँ ओपन माइंडेड वाला बंदा यार, मैं वैसा नहीं हूँ कि यार मैंने एक बार कोई अगर एक बक्सा पकड़ लिया तो मैंने बस पकड़ ही लिया। मुझे अच्छा लगता है हर साइड को सुनना, फिर उसके बाद में जाकर डिसीजन लेता हूँ। और सच्ची में यार बहुत मजा आया मेरे को आज के इस पॉडकास्ट में। और जितने भी ये ऑडियंस सुनेगी, इस लिसनर सुनेगी, मुझे लगता है हमने इतनी अच्छी बात तो करी है कि ये 1 घंटे का जो पॉडकास्ट होगा वो काफी काफी इंपैक्टफुल होने वाला है। जो भी इसको सुनेगा उसको बहुत कुछ समझ में आने वाला है वीगनिज्म के लेकर, जो भी उनके मन में डाउट होंगे। मुझे लगता है इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। राइट, एक फाइनल 1 मिनट में मैं कुछ और मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया, कुछ स्लाइड्स जिनको कि अब मुझे लगता है जिन लोगों को हमें सुनना चाहिए, जिन लोगों को देखना चाहिए रिकमेंडेशन में, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ आग दिख रही है। जो न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में इतना रहता है ना कि यार ये डाइट्स का बोल रहा है, ये प्रोटीन का बोल रहा है, B12 का बोल रहा है, ये वो, हमें किसको सुनना चाहिए? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी भी बात मत सुनो। हमें मुझे और आपको किसको सुनना चाहिए? जो साइंटिफिक कंसेंसस है उसको सुनना चाहिए ना। सारे साइंटिस्ट मिला करके क्या बोल रहे हैं, जैसे डॉक्टर वॉल्टर विलेट है, दुनिया में सबसे ज्यादा साइटेड न्यूट्रिशनिस्ट है। आप इस बंदे का पॉडकास्ट सुनोगे, सबसे ज्यादा साइट किया हुआ, सबसे ज्यादा लोगों ने इसका रेफरेंस दिया है इस बंदे का। आप अगर इसका पॉडकास्ट सुनोगे, इसकी बुक पढ़ोगे जो कि है हेल्दी लिविंग एट 97 ऐसा कुछ है इसका नाम, तो वो ईट प्लांट्स एंड बी हेल्दी, ये इसका नाम है। तो उस बंदे को अथॉरिटी एकदम सही जानकारी, क्योंकि उसमें साइंटिफिक कम्युनिटी रेफरेंस कर रही है। तो इस तरीके के लोगों को हमको पढ़ना चाहिए। और प्लांट चॉम्पर्स एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत, स्वयं भी अर्थ साइंटिस्ट है वो बंदा, तो क्लाइमेट चेंज पे उसकी बहुत अच्छी पकड़ है, न्यूट्रिशन पर भी वीडियोस बनाता है, उसके वीडियोस देखना चाहिए। एक साइमन हिल का पॉडकास्ट है। ये सारे जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, आपको अगर एक जगह चाहिए तो वो साइमन हिल के आपको पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। जैसे साइमन हिल के पॉडकास्ट का ये एक पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, एक ही पेज में आपको पीएचडी मिलेगा। जो हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है उसको ये बंदा बुलाता है और उसके साथ में बैठ करके चर्चा करता है, जैसे आपने मुझे बुलाया। हालांकि मैं स्वयं को एक्सपर्ट वगैरह तो नहीं मानता हूँ, बट फिर भी तो यार बात तो हो गई है। मजा आया सच्ची में, बहुत मजा आया मेरे को लिटरली में। और फ्यूचर में भी ना अगर बुलावा भेजूं तो आ जाना, ठीक है। और नए क्वेश्चंस को देखेंगे और नए पर्सपेक्टिव लेके आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग चीजों को और डीप में जाएंगे, ताकि जो हिंदी में सुनने वाले बंदे हैं उन तक ये बात पहुंचे। क्योंकि इंग्लिश के लिए तो बहुत कंटेंट है वीगनिज्म के ऊपर, बट हिंदी में बहुत कम है। इसी कारण ये पॉडकास्ट मैंने तैयार किया कि चलो यार सुरेश जी को बुलाया जाए। तो सुरेश बहुत मजा आया यार, बाय, ठीक है। ध्यान रखो अपना और ऐसे ही यार अपना काम करते रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू फॉर हैविंग, धन्यवाद जी। ओके बाय बाय। ओके बाय 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 बाय।